गुड आफ्टरनून। भाई तुम लोगों ने बड़ा पेशेंस दिखाया। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी और तुम लोगों ने सपोर्ट किया। बहुत अच्छा। तो हम लोग गुड आफ्टरनून सूरज, निलय, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, जो तुम लोग को लेक्चर मिल रहे थे वो देखे तुम लोगों ने? कुछ समझ पा रहे हो उससे? सब लोग आ गए? एक मिनट। हाँ, टेस्ट टेस्ट हाँ जरूर लेंगे। टेस्ट तो होगा ही, बिना टेस्ट के तो काम ही नहीं चलेगा। और जो भी शेड्यूल है तुम्हारा उसमें टेस्ट होगा तुम्हारा। और टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा केमिस्ट्री का तो मैं तुम्हें बता ही सकता हूँ। हमने मोल कॉन्सेप्ट 1 कर लिया। मोल कॉन्सेप्ट 1 के ऊपर सवाल होंगे और मोल कॉन्सेप्ट 2 के कुछ सिंपल सवाल होंगे। मोल कॉन्सेप्ट 2 पे बहुत डिटेल में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे सवालों में। थोड़ा सा उसको और अभी बढ़ाएंगे और आगे भी जब दूसरा भी चैप्टर चलेंगे तो उस टाइम पर भी मोल कॉन्सेप्ट 2 के सवाल डालते रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है और इसको सीखने में टाइम लगेगा। तो ये मान के चलते हैं कि ये जो टेस्ट होगा उसमें मोल 1 का एक बड़ा पोर्शन रहेगा और मेरे ख्याल से कुछ 20-25 सवाल रहेंगे और इजी रहेंगे। ये पहला टेस्ट थोड़ा सा इजी बना रहा है और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, क्योंकि टेस्ट बहुत सारे हैं तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे और टेस्ट का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज करेंगे। तो मोल 1 की अच्छी तैयारी करनी है। स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड, वाई मैप से रिलेटेड सवाल मिलेंगे, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कैलकुलेशन से रिलेटेड सवाल मिलेंगे। वही सारी जो चीज़ें तुमने डिस्कस की हैं जो इस चैप्टर में आती हैं, एवरेज वेट, एवरेज मॉलिकुलर वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, कुछ कुछ इस तरह की बातें भी रहेंगी। और मोल 2 से बात करें, अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो कुछ बेसिक सवाल जो इक्विवेलेंट से रिलेटेड होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जितना कराया जाएगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये क्लियर प्लस। और जितना हमने करा होगा क्लास में हम उतना ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। धीरे धीरे करके टेस्ट बहुत मिलेंगे। अगर टेस्ट कम लगेंगे तो हम टेस्ट एक्स्ट्रा अपलोड भी कर देंगे। तुम घर में बैठ के भी टेस्ट दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। टेस्ट की तो कमी होनी ही नहीं है और वो होनी भी नहीं चाहिए। टेस्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा, तो इसलिए बिल्कुल तैयारी शुरू कर दो। और सही है, टेस्ट का टाइम भी तुम्हें मैसेज कर दिया जाएगा, तुम्हें टाइम भी पता चल जाएगा। और ठीक है, सही है। गुड आफ्टरनून। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अब फिजिक्स का भी सिलेबस तुम्हें पता चल जाएगा यार, फिजिक्स वाले सर से फिजिक्स का सिलेबस पता चल जाएगा। और सिलेबस हम तुम्हें आज डीपीपी में भी तुम्हें कोशिश करके मैं तो बता ही दूंगा दोबारा से। और जो दूसरे टीचर्स हैं उनको भी बोल दिया जाएगा कि वो भी तुम्हें एक बार फाइनली ये बता दें कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। और ठीक है, आप ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं यार। अच्छा, अब इसमें जो मैंने तुम्हें लेक्चर्स दिए हैं उन लेक्चर्स को तुम्हें ध्यान से सुनना था, उनको बहुत ध्यान से देखना था और कोशिश करनी थी जो जो एग्जाम्पल्स लिए जा रहे हैं उन एग्जाम्पल्स को याद भी रखा जाए। क्योंकि तुम देखना कि तुम्हारे भी आईआईटी के पेपर में उन्हीं एग्जाम्पल से घूम फिर के सवाल मिल जाएंगे।
इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसे सवाल लिए हैं या ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं या ऐसा एग्जाम्पल बना रहा हूं ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके सोचने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इनमें बहुत सारे चीजें हैं। मैंने इसलिए सॉल्ट्स के इनफैक्टर निकालते वक्त इस चीज का सोचा भी था, इस चीज का ध्यान दिया था कि सॉल्ट्स के इनफैक्टर निकालने की जितनी कैटेगरीज पॉसिबल होंगी वो सारी पॉसिबल कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया जाए, ताकि जब सवाल आए तो आप फटाक से बस ये देखें कि भाई इस सॉल्ट को हम इस कैटेगरी में डालेंगे और इस कैटेगरी में डालते ही उसका इनफैक्टर ये निकल के आए। अब जब एन फैक्टर निकालना सीख लेंगे तो फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात करेंगे। 2 मिनट का काम है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है यार। मोल कॉन्सेप्ट से 100 गुना ज्यादा आसान है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कुछ भी नहीं करना, आप बड़ी आसानी से उसको सीख लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में तो इक्वेशन चाहिए, उसको बैलेंसिंग चाहिए, यहां कुछ नहीं चाहिए। यहां सीधे सीधे ये बताइए भिड़ कौन रहा है, जो भिड़ रहा है उसका आंसर ये, बात खत्म। आपको कोई भी झंझट नहीं करनी। ठीक, तो अब जैसे मैंने जो लास्ट क्लास में तुमको बताया था उसी से रिलेटेड एक बात कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा समझ रहे हो वार्म अप हो जाए। तो एक सवाल दिया गया है ये तुम्हारे सामने, फेरिक ऑक्सलेट। अब पता नहीं तुमने वो लेक्चर्स कितने ध्यान से देखे, बिकॉज मैंने तब भी बोला था अगर ये लेक्चर्स देखे बिना क्लास में आओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, बिकॉज ये बहुत इंटरलिंक चैप्टर, एक चीज दूसरे से बड़ी ज्यादा कनेक्टेड, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं यही वाला एक एग्जाम्पल ले लूं कि हमारा जो फेरिक ऑक्सलेट है वो Fe3+ और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, हो क्या रहा है इस Fe2C2O4 होल थ्राइस के साथ। तो पता नहीं तुम लोगों ने इस चीज को ध्यान से देखा कि नहीं देखा। मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोला था कि अगर ऑक्सिलेट आयन है हमारे पास C2O4 नेगेटिव और कहीं इसको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए ये CO2 में कन्वर्ट होने जा रहा है। बिल्कुल इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, तुम बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, किताबों के चक्कर में मत पड़ो, जैसा बताया जा रहा है वैसे करो। ऑक्सिलेट ऑक्सीडेशन के बाद CO2 देगा, और ऑक्सिलेट अगर ऑक्सीडेशन के बाद CO2 देगा तो यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि भाई साहब CO2 तो बन रही, तो इसका मतलब ये हुआ ये Fe2C2O3 C2O4 होल थ्राइस लग रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसमें दिखाना यह है या सोचना यह है कि ये जो सॉल्ट है मेरा फेरिक ऑक्सिलेट ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। अगर ये मेरी पहली कैटेगरी हुई तब तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, कैटाइनिक एनायनिक चार्ज से आंसर निकल आएगा। अगर ये मेरी सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट हुआ जिसमें एक एटम गड़बड़ करता है तो उस एक एटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आंसर निकल आएगा। अगर ये मेरी थर्ड कैटेगरी हुई जिसमें एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज होते हैं, अभी तक हमने यही पढ़ा था कि जब एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसका इनफैक्टर टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकल आएगा। मैंने कहा भाई देखिए ऐसा जितना अब तक पढ़ाया गया है ये हमारी उन्हीं कैटेगरीज को बिलोंग करने वाला सॉल्ट होगा, तभी आपने ये एग्जाम्पल लिया। तो आप चेक कर लीजिए कि भाई ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि ये जो सॉल्ट लिया गया है, इस सॉल्ट को अगर मैं अलग से लिखूं यहां पर कि ये मेरा Fe2C2O4 होल थ्राइस एक सॉल्ट है जो कि Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि सर हमें ये पता नहीं है, गड़बड़ ये लग रही है कि आयरन और कार्बन ये जनरली ये दो लोग गड़बड़ करते हैं। इन्हीं दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें थोड़ा सा दिक्कत समझ में आती है। तो एक ये बताइए इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है। तो मैंने कहा देखो राइट हैंड साइड में इशू नहीं है। राइट हैंड साइड में इशू क्यों नहीं है? क्योंकि राइट हैंड साइड में एक तरफ तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दे रखी है, आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट उनके चार्ज के बराबर होती है। सब पढ़ने के लिए बोला गया है, नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो, जिनको पढ़ना है वो समझेंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। चैप्टर मुश्किल था, शुरू में बोल दिया गया। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा कर रहा हूं, मैंने पहले ही बता दिया था अलर्ट होके बैठोगे, जो कहा जाएगा वो करोगे तो सीख जाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे, मैं जादू नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर आयरन का तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी दे रखा है, और CO2 में कार्बन का हमने बहुत बार निकाला है, बार बार निकाल के नहीं दिखाएंगे। कार्बन +4, ऑक्सीजन का -2 होता है तो कार्बन का +4 हो जाएगा। अच्छा, अब उसने कहा भाई देखिए ऐसा जरा उधर तो आपको आयरन और कार्बन का आइडिया है, आप इधर भी देख लीजिए एक बार। तो मैंने कहा इधर तो सर आप फंस जाएंगे, फिर वही वाली दिक्कत आ रही है सर। आयरन जो है वो कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी वो फेरस होता है, कभी वो फेरिक होता है, और कार्बन भी बदलता रहता है। अब ये बताइए आयरन भी बदल रहा है, कार्बन भी बदल रहा है, तो आप इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमने वो जो एक्स वाला मेथड सीखा था, उस एक्स वाले मेथड में हमने ये देखा था कि कुछ लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उस एक्स वाले मेथड में हमने ये सीखा था कि कम से कम जिसकी नहीं पता है उसको एक्स मान लो, और बाकी सब लोगों की अगर पता है तो उसको यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। यहां पर दिक्कत क्या है? यहां दो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आयरन भी गड़बड़ कर रहा है, कार्बन भी गड़बड़ कर रहा है। लेकिन इसका भी तुम्हें इलाज बताया था मैंने, कुछ आयंस के नाम याद करने के लिए बोले थे। अगर आप उन आयंस के नाम और उनका चार्ज याद रखेंगे तो आप बड़े सुकून में रहेंगे। जैसे ही आपको ये नजर आएगा अरे साहब ये तो ऑक्सिलेट दिखाई देता है अंदर, तो जैसे ही आपको ऑक्सिलेट दिखा आप समझ गए कि इसके ऊपर तो -2 का चार्ज होता है।
और अगर इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है तो इस पूरे सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस आयरन पर +3 का चार्ज होगा। तुमने बचपन में पढ़ा था कि कार्बोनेट ऑक्सिलेट अगर 2 है तो आयरन यहां 3, ताकि ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा फेरिक ऑक्सिलेट है, इस फेरिक ऑक्सिलेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और कार्बन की अगर निकालनी है तो आप चक्कर में पड़िए ही मत। मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सिलेट को बाहर निकालो, कि चलो तुम बाहर निकल के आओ, तुम्हें हम जानते हैं तुम ऑक्सिलेट आयन हो, और ऑक्सिलेट आयन के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कार्बन को x माना जा सकता है, एंड इट इज इक्वल टू द नेट चार्ज दैट इज -2 एंड x इज इक्वल टू +3। ये कई बार कर चुके हो, ऑक्सिलेट के अंदर कार्बन हमेशा +3 होता है, यानी यहां कार्बन +3। अब चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आयरन कह रहा है कि भाई कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो लग रहा है जरूर आया है। क्यों आया है? क्योंकि कार्बन को 3 से 4 में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, और जो आदमी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो तो पक्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि खुद वो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो रहा होगा। तो मैंने कहा हाँ यार, मुझे लग रहा है कि यहां पर ऑक्सीडेशन चल रहा है, इस ऑक्सिलेट आयरन ऑक्सिलेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? आयरन का सर यहां 3 है, वहां भी 3 है। तो मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, आयरन का तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब वो आयरन शांत हो गया। अब मैंने कहा भाई कार्बन से भी पूछ लो कि लफड़ा तो नहीं हो रहा है। कार्बन कह रहा भाई साहब मैं यहां 3 था, न जाने किस आदमी को मुझसे भिड़ा दिया आपने, उसने मुझे ऑक्सीडाइज करके 4 में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा ओहो, ये तो वो सॉल्ट है जिसमें कार्बन ही गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये वो कैटेगरी है जिसमें सिर्फ एक आदमी गड़बड़ कर रहा है। याद है हमारी सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट जिसमें एक आदमी गड़बड़ करता है, और जब एक आदमी गड़बड़ करता है तो एन फैक्टर उसकी गड़बड़ से निकाल लिया जाता है, और गड़बड़ तुम्हारे सामने है, बहुत आसान है। आयरन जो है वो कार्बन जो है वो 3 से 4 में जा रहा है, और अगर कार्बन 3 से 4 में जा रहा है तो कितने का चेंज आ रहा है? 1 का। लेकिन कैसे बोलते थे? मैंने डीपीपी में बोला था, मैं बार बार बोलूंगा, तुम्हें समझ में आता है तो ठीक, तुम इस तरह से याद करते हो तो ठीक, अदरवाइज दिक्कत होगी। इसमें शर्माने की बात नहीं है। 3 से 4 1 का चेंज 1 की वजह से, और कार्बन है कितने? कार्बन 2 यहां से 3 यहां से, 3 दूनी 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को, 3 दूनी 6 कार्बन, यानी 1 की वजह से अगर 1 का चेंज है तो 6 लोगों की वजह से 6 का चेंज होगा। यानी अल्टीमेटली इस पूरे फेरिक ऑक्सिलेट का जो एन फैक्टर निकल के आएगा वो 6 आएगा, और अगर इस रिएक्शन में इस फेरिक ऑक्सिलेट का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए तो वो n/6 निकल के आएगा। ये बिल्कुल जेई लेवल का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, और इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सब लोगों को ये बात क्लियर है? ये लूप क्या लिख रहे हो यार? 1 मिनट रुको भाई। यार ये जो लोग लूप लिख रहे हैं वो एक बार अपनी ऐप अपडेट करें फटाफट, जल्दी से जाके एक बार ऐप अपडेट करके दोबारा आओ, सब लूप सेट हो जाएंगे। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, कई लोगों ने कर भी लिया होगा, इसलिए उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है वो फौरन के फौरन अपनी ऐप अपडेट करें। एक अपडेट आई है ऐप की, फटाफट उसको अपडेट करें, और अपडेट करने के बाद दोबारा ज्वाइन करें। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम भी दे रहा हूं, फटाफट करो इसको। जिनको अभी लूप की प्रॉब्लम आ रही है वो फौरन के फौरन ऐप अपडेट कर दें, और अपडेट करते ही दोबारा ज्वाइन कर लें। हाँ, जिनको सही लग रहा है उनको 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 जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको गड़बड़ नहीं लग रहा है वो चेंज करें जरा फटाफट। n इज इक्वल टू 6 आ रहा है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो इसको फटाफट एक बार जल्दी से रिवाइज करें और इसको देखें कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी देखो, ये तुमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि इसकी कैटेगरी क्या है सॉल्ट, ये तो हमारी तुम्हारी बात है यार। कैटेगरी थोड़ी ना उन्होंने डिफाइन की है, हमने डिफाइन की है, तो हमारी बात थोड़ी ना वो एग्जाम वाला पूछ लेगा कि फैजल सर ने कैटेगरी कौन सी बनाई। भाई कैटेगरी हमारी तुम्हारी बात है, भाई हमने कहा यार ये हमारी सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट है, और अगर ये सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आंसर दे देता है। अगर ये फर्स्ट कैटेगरी का होता तो फिर कैटाइनिक एनायनिक 4 से आंसर निकाल लेते, और अगर ये थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता, जो हमने अभी सिर्फ पढ़ी है कि सिर्फ 1 से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज होंगे, तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसको जोड़ लेते। तो ये हमने कैटेगरी डिसाइड की। इसी का एक बिल्कुल छोटा भाई तुमने लास्ट क्लास में किया था, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था इसका, वो ये था कि अगर
FeC2O4 होता। और मैंने तुम्हें बताया था आईआईटी वाले ने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि क्योंकि ये सवाल आईआईटी में आ चुका है तो बच्चे इसको रट भी चुके हैं, और अगर इसको रट चुके हैं तो वो हो सकता है तुमसे जल्दबाजी में एक अच्छा सवाल बना के दे दे कि फेरिक ऑक्सिलेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसका इनफैक्टर क्या होता है। जल्दबाजी में बच्चा ये सोचेगा कि यार ये आयरन वाला ऑक्सिलेट वो पहले पूछ चुका था और उसका इनफैक्टर 3 था, उसने इस बार फेरिक ऑक्सिलेट पूछा है, ये पूछा है इस बार सवाल में। आप जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। दिस इज फेरिक ऑक्सिलेट एंड दिस इज फेरस ऑक्सिलेट। आप ध्यान से देखिए, यहां आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, बिकॉज ऑक्सिलेट -2 होता है, और कार्बन हमारा +3 होता है। देखिए ऑक्सिलेट के अंदर हमने अभी निकाला +3 है, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या पढ़ाया गया है तुम्हें कि सर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आयरन तो +2 में है, ये पक्का ऑक्सीडाइज करके किस में जाएगा सर, +3 में जाएगा, यानी आयरन तो आ गया आपका +3 में। और सर ऑक्सिलेट के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ऑक्सिलेट तो ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट होता है। अब आप इसका इनफैक्टर निकालिए। अब देखिए इसमें ये किस कैटेगरी को बिलोंग करने वाला सॉल्ट है, दिस इज फेरस ऑक्सिलेट। और जो मैंने अभी तुमको सवाल दिया था दिस वाज फेरिक ऑक्सिलेट, ये फेरिक ऑक्सिलेट। सवाल में अगर फेरस ऑक्सिलेट या आयरन ऑक्सिलेट, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आईटी वाला इतनी बड़ी ब्लंडर कैसे कर सकता है। मैंने सुना है और सवाल देखा है, वो सिर्फ एक आध बार तो सिर्फ आयरन ऑक्सिलेट लिख देता है। आप समझ लीजिए अगर उसने सिर्फ आयरन ऑक्सिलेट लिख रखा है तो आप उसको फेरस ऑक्सिलेट मान के ही सवाल सॉल्व कर लीजिए। हालांकि उसको यह लिखना चाहिए कि वो आयरन फेरस है या फेरिक। तो अगर उसने सिर्फ फेरिक लिखा है तो आप ये वाला सॉल्व लेंगे। फेरिक मतलब समझते हो +3 वाला, तो ऑक्सिलेट 2 होता है, फेरिक 3 होता है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसका इनफैक्टर में ये सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करेगा, क्योंकि फेरिक तो ऑलरेडी फेरिक है, वो तो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, तो कार्बन चेंज कर जाएगा। और जब वो फेरस ऑक्सिलेट या आयरन ऑक्सिलेट वर्ड यूज करेगा तो आप समझ लीजिएगा कि आयरन 2 से 3 में जाएगा और ऑक्सिलेट CO2 में जाएगा, आयरन भी ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगा। ये सॉल्ट मेरी सेकेंड कैटेगरी का नहीं, ये सॉल्ट मेरी थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करेगा, जिसमें एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जब इसमें एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज होंगे तो इसका इनफैक्टर टोटल ट्रांसफर से निकलेगा। अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो तुम्हें याद निकाल के दिखाया गया था, आयरन 2 से 3 में जा रहा है और कार्बन 3 से 4 में जा रहा है। अब अगर आयरन 2 से 3 में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है एक आयरन की वजह से, और आयरन कितने हैं, एक ही है, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर वो क्या कह रहा है कि भाई ऐसा है, ये तो एक आ गया आपका। अब आते हैं कार्बन पर। कार्बन जा रहा है 3 से 4 में, एक का चेंज आ रहा है एक कार्बन की वजह से, और कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो चेंज कितने का आएगा, 2 का आएगा। यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन मैं फेंकूंगा, एक तुम फेंक देना, कुल मिला के 3 मोल उड़ जाएंगे और आपका इनफैक्टर 3 आ जाएगा। यानी फेरस ऑक्सिलेट या आयरन ऑक्सिलेट जब ऑक्सीडाइज होगा तो उसका इनफैक्टर 3 निकल के आएगा। जब फेरिक ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज होगा तो कैटेगरी बदल जाएगी, समझ रहे हो बात को, कैटेगरी बदल जाएगी, लेकिन इसके कार्बन के नंबर की वजह से इसका इनफैक्टर 6 निकल के आएगा। ये मैं बताऊं, मैंने क्लास में एक बहुत बड़ी गलती पहले भी की थी। बच्चों ने ऐसे पूछा सर फेरिक ऑक्सिलेट का इनफैक्टर, मैंने कहा दोनों ऑक्सीडाइज होंगे 3 आ जाएगा। उसने कहा सर फेरिक ऑक्सिलेट का, तो मेरे दिमाग में एकदम से क्या आया कि फेरिक ऑक्सिलेट होगा तो आयरन का कुछ नहीं होगा, और सिर्फ ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज होगा CO2 में तो इनफैक्टर 2 हो जाएगा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि ऑक्सिलेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो इनफैक्टर 2 आना चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा कि फेरिक ऑक्सिलेट में कार्बन 2 नहीं होंगे जितने इतने, यहां तो 2 कार्बन है। फेरिक ऑक्सिलेट का जब फॉर्मूला लिखोगे तो पता चलेगा कार्बन 6 आएंगे। ये देखिए 6 कार्बन, तो एक कार्बन की वजह से अगर एक का चेंज है तो 6 कार्बन की वजह से 6 का चेंज निकल के आएगा। यानी फेरिक ऑक्सिलेट का इनफैक्टर 6 आएगा और फेरस ऑक्सिलेट का इनफैक्टर 3 निकल के आएगा जब उसको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भिड़ाया जाए। यानी हम वो कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिसमें अभी भी लूप की बात कर रहे हो तुम लोग, एक मिनट रुकना जरा। अच्छा, अब अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं। हमने अब थर्ड कैटेगरी की पहली सब कैटेगरी डिस्कस कर ली है जिसमें यह बताया गया है कि एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ठीक, अब हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जब एक से ज्यादा लोग रिड्यूस करेंगे। तो जब अगर एक से ज्यादा लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एक से ज्यादा लोग रिड्यूस करा के देख लेते हैं। अब आप एक से ज्यादा लोगों को रिड्यूस करा के देखिए, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं एक से ज्यादा लोगों को रिड्यूस करने। क्या होगा वैसे, तुम बताओ, तुम्हें अगर ना भी बताऊं तो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर एक से ज्यादा लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, यानी एक से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं
और एक से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन गेन विल बी द एन फैक्टर। जैसे अभी आपने एक से ज्यादा लोगों को ऑक्सीडाइज करवाया था तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस एन फैक्टर बोला गया था। उसी तरह से अगर एक से ज्यादा लोग रिड्यूस हो रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन विल बी द एन फैक्टर। यानी यहां पर जो एन फैक्टर निकल के आने वाला है इज टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। नाइट्रेट का एन फैक्टर बताइए। तो मैंने फटाफट चेक किया कि भाई कौन कौन से लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। तो आप चेक करिए जरा, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है। जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तुम सब जानते हो आयरन भी गड़बड़ करता है और नाइट्रोजन भी गड़बड़ करता है। अब इसमें कैसे चेक करेंगे कि कौन गड़बड़ कर रहा है, तो कैसे डिसाइड किया जाए? बड़ा आसान है। कैसे डिसाइड किया जाए? डिसाइड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि ये जो नाइट्रेट है इसको देखते हुए पहचान जाऊंगा कि भाई ये तो मेरा नाइट्रेट आयन है जिसमें -1 का चार्ज होता है। याद है वो एक लिस्ट दी गई थी आयंस की। तो अगर ये नाइट्रेट आयन है तो अगर NO3 पर -1 का चार्ज है और 3 NO3 है तो इसका मतलब इस -3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए आयरन पर +3 का चार्ज आएगा। दिस इज फेरिक नाइट्रेट, यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अच्छा, उसने कहा सर नाइट्रोजन भी तो गड़बड़ करता है, -3 से लेके +5 तक वेरी करता है, तो क्या करें -3 से अगर +5 जाता है? तो उसने कहा आप अलग से नाइट्रेट को बाहर निकाल लाइए। कितनी बार बताएं? NO3 को बाहर निकाल लीजिए। आपको अगर पहचानने में आ गया कि ये नाइट्रेट आयन है तो NO3 को बाहर निकाल लाइए, और जैसे ही आप NO3 को बाहर निकालेंगे आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी x - 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। यानी फेरिक नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5। अच्छा, अब उधर चलते हैं। आयरन तो यहां +2 दे रखा है और नाइट्रोजन यहां +2 दे रखा है। आप ध्यान से देखिए जरा, NO में O-2 होगा तो नाइट्रोजन +2 होगा। अब वो कह रहा बताइए इसमें क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा अरे 3 से 2 में जा रहा है भाई, रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा आयरन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और नाइट्रोजन 5 से 2 में जा रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी गेन कर रहा है। तो अब अगर दोनों लोग गेन कर रहे हैं तो एन फैक्टर कैसे निकलेगा? टोटल गेन कितना है। अब वो टोटल गेन चेक कर लेते हैं। टोटल गेन कैसे निकल के आएगा? 3 से 2 गए, एक गेन किया एक आयरन ने और एक ही आयरन, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया। नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन गया 5 से 2, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, समझिए बात। लेकिन एक नाइट्रोजन ने 5 से 2 3 का चेंज 1 की वजह से, और नाइट्रोजन कितने हैं? 3 नाइट्रोजन है, दिखाई दे रहे हैं ये 3 नाइट्रोजन। तो इसका मतलब 3 तिया 9, यानी इसने 9 मोल खाए, उसने 1 मोल खाए, कुल मिला के कितने खाए? 9 और 1 10, यानी एन फैक्टर 10 निकल के आए। यानी इस रिएक्शन में फेरिक नाइट्रेट का एन फैक्टर 10 निकल के आएगा। वेरी गुड। फेरिक नाइट्रेट का जो एन फैक्टर है वो 10 देखने को मिलेगा। बड़ा आसान है यार, समझो बात को। ये अलग कैटेगरी तो सिर्फ तुम्हारी हमारी बात है यार। अदरवाइज क्या हो रहा है यार, अगर मेरे दोनों एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे तो टोटल कितने लूज किए जोड़ दो, एन फैक्टर आ गया। अगर मेरे दोनों एटम रिड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे तो टोटल कितने गेन किए, एन फैक्टर आ गया। बस आपको वो गेन वाला जो फंडा है उसमें करना क्या है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकाल लें और फिर ये रूल लगा दे कि इतने से इतने का चेंज एक की वजह से और है कितने, मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट कर सके और आपको आसानी से आंसर मिल जाए। वेरी गुड। 10 10 10, हर्षवर्धन 10, हर्ष 10, वेरी नाइस, सूरज 10, वेरी गुड। इसके अलावा तुम लोगों को, कुछ लोगों को बहुत अच्छी तरह से बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। इसमें कोशिश ही करनी है। श्वेता ने 10 बताया, पीयूष ने 10 बताया, विशाल 10, शाबाश, चिराग ने 10। इसमें थोड़ा सा कोशिश करोगे तो एक हल्की सी ये फीलिंग भी अगर आ गई कि यार दर्द था, कहा तो जाता था, बड़ा मुश्किल चैप्टर है लेकिन सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा जा सकता सर। इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, 2-3 महीने में मजबूत कर लेंगे इतना कि अब इस पे आने वाला कोई भी सवाल हो फोड़ देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब समझो ये कुछ जादू नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा एक फीलिंग ये मिल जाए कि नहीं आप कर सकते हैं। बस आप देखिएगा ये धीरे धीरे करके मामला निकल जाएगा, बस इतना करना। बहरहाल बहुत सारे लोग इसका एन फैक्टर 10 बता रहे हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, फटाक से जरा उसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है ये बताइए कोई रिएक्शन में ये सल्फेट है आयरन का और वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब सबसे पहले तो ये पहचानते हैं कि भाई किस कैटेगरी का आता है, सब रिड्यूस हो रहे हैं या सब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है या एक ही आदमी गड़बड़ कर रहा है, चेक कर लेते हैं। अब आप चेक करिए जरा यहां पर अगर ध्यान से देखें तो सब लोग ये देख पा रहे होंगे कि जो मेरा आयरन है, वो आयरन 3 में है। क्यों? क्योंकि सल्फेट के बारे में मैंने सुना था कि सर सल्फेट जो होता है वो -2 होता है। अब अगर सल्फेट -2 है सर, तो इसका मतलब ये हुआ सल्फेट तो हुआ -2 और आयरन हुआ +3।
यानी ये हमारा फेरिक सल्फेट है। हमें ये समझ में आ गया सर ये हमारा फेरिक सल्फेट है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये फेरिक सल्फेट है तो आप ये भी समझ गए होंगे कि फेरिक सल्फेट में Rn+3 होता है और सल्फेट में सल्फर +6 होता है। यही तो दो लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, ऑक्सीजन से तो ना आप उम्मीद करेंगे। तो मैंने कहा भाई आरएन सल्फर से पूछ लेते क्या गड़बड़ चल रही। तो आरएन ने कहा देखिए ऐसा मैं 3 में हूं और मैं 2 में चला गया। मैंने कहा अरे वाह, तुम 3 से 2 में चले गए और इधर सल्फर 6 में था, यहां सल्फर 6 से 4 में चला गया। सब लोग निकाल लेंगे SO2 में सल्फर 4 होता है। इसका मतलब युवा आयरन भी 3 से 2 में जा रहा है, खा रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन। सल्फर 6 से 4 में जा रहा है, क्या? इलेक्ट्रॉन खा रहा है। इसका मतलब युवा दोनों लोग खा रहे हैं, इसका मतलब दोनों लोग रिड्यूस कर रहे हैं। और जब दोनों ही खाते हैं तो टोटल खाना पीना निकालिए, आंसर तैयार, खत्म हो गया। तो टोटल खाना पीना कितना है? टोटल खाना पीना है, आप 3 से गए 2 में, आपने 1 खाया, 1 की वजह से, 1 आयरन की वजह से। और आयरन कितने हैं? 2 आयरन है, यानी टोटल कितने खाए? 2 खाए। सल्फर गया 6 से 4 में। अगर आप 6 से 4 में गए तो 2 का चेंज 1 की वजह से। और सल्फर कितने हैं? 3 सल्फर हैं। और अगर 3 सल्फर हैं तो 3 खाए, इसने 2 खाए, इसने 3 खाए, कुल कितने खाए? 6 2 8। सो एन फैक्टर इज 8। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होता तो इस फेरिक सल्फेट के मॉलिक्यूलर वेट को आप 8 से डिवाइड कर देते। शाबाश। देखो जिस बच्चे ने 7 बताए हैं, कुछ बच्चे 7 भी बता रहे हैं, कुछ बच्चे 6 बता रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना जो मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से यहां का चेंज 1 की वजह से, और हैं कितने? मल्टीप्लाई जरूर करना यार, ये ध्यान रखना। और मैंने ये भी बताया है कि जिस तरफ का इनफैक्टर निकालना होता है आप उस तरफ के एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। उधर कितने हैं मुझे इससे मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप 3 से 2 में जाएंगे तो 1 का चेंज आएगा, 1 की वजह से आएगा। हैं कितने? उधर मत देखो, हैं कितने? इधर देखो कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी सल्फर 6 से गया 4 में गया, 6 से 4 में गया तो 2 का चेंज आया, 1 सल्फर की वजह से। और सल्फर यहां कितने हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अल्टीमेटली 3 दूनी 6 वो आ गए, 2 हमने खा लिए, 6 तुमने खा लिए, कुल मिला के खाना पीना 8 हो गया। यानी अगर मैं किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो मुझे रिड्यूस करने वाला, मैं रिड्यूस हो रहा हूं तो मेरे साथ पक्का एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो मुझे रिड्यूस कर रहा है, और मैं पक्का इन इलेक्ट्रॉन्स को उससे लेकर उसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूंगा। यानी दिस फेरिक सल्फेट विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयर मस्ट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट जो इस फेरिक सल्फेट को रिड्यूस करके Fe+2 और SO2 में कन्वर्ट कर रहा हो। सबको क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? 14 आयुष कैसी बातें कर रहा है? 14 कैसे आ रहा है? अब तो आंसर भी लिख दिया हमने। गुड 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 गुड। रचना 8, सुधीर 8, हिमांशु बहुत सारे 8। अरे भाई एक बार 8 लिखो ना, इतने सारे एन फैक्टर्स होना होगा। गुड। शौमिक शाबाश, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं। यानी अब मेरी तीसरी कैटेगरी की 2 सब कैटेगरीज पूरी हो गई। जब 1 से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं जोड़ दो, जब 1 से ज्यादा लोग रिड्यूस कर रहे हैं जोड़ दो। अब एक तीसरी कैटेगरी में आते हैं, कुछ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और कुछ रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कुछ खा रहे हैं और कुछ निकाल रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, अब कैसे एन फैक्टर चेक करोगे? अब एन फैक्टर की बात करते हैं। यार इसमें भी तुम्हारा दिमाग क्या कहता है बताओ? कुछ खा रहे हैं और कुछ निकाल रहे हैं, इसमें दिमाग क्या कहता है मेरा? इसमें दिमाग ये कहता है कि सर देखिए ऐसा, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खाए और आपने कुछ लिए, तो जो नेट लेन देन है वही एन फैक्टर ले लीजिए, इसमें क्या दिमाग लगाना है? अब बात तो सही है, लेकिन मेरा मानना इसमें कुछ और है। मेरा मानना यह है कि जब सम आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड सम आर गेटिंग रिड्यूस की बात करेंगे, यानी रिडक्शन भी चल रहा है और ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, तो ऐसे में मैं जो तुम्हें बता रहा हूं उसको याद रखने की कोशिश करना। ऐसे में जो एन फैक्टर होता है वो आइदर गेन और लॉस होता है। कब होता है? व्हेन लॉस इज इक्वल टू गेन। तुम कहोगे सर ये क्या बदतमीजी होती है? हाँ, अमर्त कह रहा है सर आसान तो है चैप्टर। हाँ दोस्त आसान तो है, बस समझ में जो चीज आती है वही तो आसान लगती है, जो समझ में नहीं आती वो तो हमेशा ही मुश्किल लगती है। जब आज से 6 साल पहले की बात करें और तुम्हारे सामने साइन थीटा कॉस थीटा आता था तो तुम्हें लगता होगा कि सर ये सब क्या चल रहा है, ये सब कैसे सीख पाएंगे। और आज ये हालत है कि साइन 30 की वैल्यू ऐसे ही ओरली निकल आती है कि सर ये जो है 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है। हम ये सब याद कर चुके हैं, हमें ये चीजें समझ में आ चुकी हैं क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी बार प्रैक्टिस में आ चुकी है। यही तो तुमको समझाते हैं, जितना प्रैक्टिस में आएगा वो चीजें उतनी ही आसान होती चली जाएंगी। आप 10th में थे तो 11th मुश्किल लगती थी, 11th में थे तो 12th मुश्किल लगती थी। आज कोई बच्चा से कोई आदमी ये पूछे कि भाई तुम सोचो जब 6th में थे तो एग्जाम होता था, कितनी घबराहट होती थी, भाई पेपर होने वाला है, ये सिलेबस है, ऐसा है वैसा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। लेकिन सोचो आज कोई आपसे कहे भाई ऐसा है 10th का जो पेपर है, हम आपसे 10th का मैथ्स का पेपर लेना चाह रहे हैं। जब तब 10th का पेपर था याद करिए, तब घबराहट होती थी,
अरे यार 1 महीने बाद बोर्ड के पेपर आने वाले, 1 महीने बाद फलाना पेपर आने वाला, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, आज कोई ये कहे कि भाई 10th का पेपर है, कितना टाइम चाहिए, तुम कहोगे टाइम, अरे भाई एक आध घंटे का टाइम तो जरा पन्ने पलट ले, कल ले लेना पेपर, अभी शाम में ले लेना पेपर। यानी आज वो चीज मुश्किल नहीं लगती क्योंकि प्रैक्टिस में आ चुकी है। इसी तरह से जब ये 2-3 महीने की प्रैक्टिस में आ जाएगा, ये भी आपको लल्लू लगने लगेगा, परेशान मत होइए। ठीक, बहरहाल जैसा बताया जा रहा है उसको वैसे याद करते हैं। एन फैक्टर जो होगा या तो गेन के बराबर होगा या लॉस के बराबर होगा, लेकिन कब, जब गेन लॉस बराबर हो। बात अभी पूरी करने देना। ठीक, तुम कह सकते हो सर ये क्या बदतमीजी है, ऐसा भी तो सकता है गेन लॉस बराबर ना हो, मैंने 8 फेंके आपने 2 पकड़ लिए, ये भी पॉसिबल है। फेंकता ज्यादा हूं, आप खींचते कम है, ये भी पॉसिबल है। यानी मेरा एक एटम ज्यादा फेंक रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और मेरे ही कंपाउंड का जो दूसरा एटम है वो कह रहा है मैं कम खाऊंगा। यानी जब खाना पीना बराबर ना हो तो एन फैक्टर कैसे निकालेगा, तो वो और लिख लेते हैं, एन फैक्टर इज मॉड ऑफ गेन माइनस लॉस। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा व्हेन गेन इज नॉट इक्वल टू लॉस। मेरी बात समझना, मैंने मॉड इसलिए लगा दिया बिकॉज एन फैक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या एन फैक्टर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या एन फैक्टर फ्रैक्शनल हो सकता, फ्रैक्शनल। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कभी ऐसे हो सकते हैं कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3.25 इलेक्ट्रॉन ले लिए, सर फ्रैक्शनल तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हमेशा इंटीजर होंगे। अरे लल्लू हो, मैंने कहां लिखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एन फैक्टर होता है, मैंने तो यह लिखा है कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एन फैक्टर होता है। मोल्स, और मोल्स तो कैसे भी हो सकते हैं, 9.238 मोल हां हो सकते हैं, 2.398 हां मोल्स हो सकते हैं। यानी एन फैक्टर इज नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैन बी आइदर फ्रैक्शनल। सो एन फैक्टर कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, इट कैन बी इंटीजर, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये क्लियर है, ये वाली बात सबको, ये वाली बात समझ में आई कि एन फैक्टर क्योंकि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इसलिए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कभी भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटीजर हो। मोल्स तो कैसे भी हो वो इंटीजर ही हो जाते हैं। अरे भाई 10 की पावर 23, समझते हो बात को, कितने जीरो होते हैं, हमें नहीं पता सर, बहुत सारे जीरो होते हैं। इतने सारे जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इंटीजर ही आएगा ना यार, नहीं समझे बात को। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज एन फैक्टर, सो अल्टीमेटली इट कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो, इट कैन बी इंटीजर आल्सो। ये देखिए इंटीजर आते थे अब तक जितने आए थे, और ये कुछ भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, वो अलग बात। समझ में आया? अरे कितने मार्क्स का पेपर होगा ये कल पता चल जाएगा, तैयारी करके बैठो, बात खत्म। मार्क्स पूरे लाने, बस इतना सा दिमाग लगाना। इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो? ऑक्सीजन की फिक्स होगी, हाँ कहां पर हो, शाबाश, सब लोगों को समझ में आ रही वाली बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक रफ आइडिया ले लिया कि जब दो तरह की बदतमीजियां चलेंगी, लेन देन चल रहा होगा, तो 2 बातें चलेंगी। इफ आइदर लेन देन बराबर, देन आंसर विल बी आइदर लेन और देन, बात खत्म। इफ लेन देन इज नॉट बराबर, देन एन फैक्टर विल बी मॉड ऑफ लेन माइनस देन, इट शुड बी पॉजिटिव ओनली। ठीक, तो आप किसी को भी किसी से माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए। सर एग्जाम्पल भी बता दीजिए, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो बिल्कुल सीधा सा लगता है। KClO3 जो है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो KCl और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। वो कह रहा है कि बताइए जरा इस KClO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तुम समझ रहे हो ना, बार बार मैं इक्विवेलेंट वेट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि तुम ये फॉर्मूला याद कर लो कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो उसने कहा जरा इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो मैंने कहा भी बता देते आपको इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर निकालना है इसका मतलब, तो एन फैक्टर बता देते हैं। अब मैंने पूछा लोगों से भाई तुम लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, तो तुम खुद अकल लगा के देखो कि किसके साथ क्या क्या हो रहा है। KClO3 में जो K, मुझे लगता है इसके बारे में मुझे कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं बात करनी चाहिए सर? अरे सर एल्कली मेटल है, आपने पढ़ने के लिए दिया था, मैंने पढ़ रखा है, एल्कली मेटल हमेशा +1 होता है, वो तो कभी चेंज ही नहीं होता। तो मैंने कहा अगर वो कभी चेंज नहीं होता तो फिर चेंज कौन होता है? हमने कहा सर कभी कभी क्लोरीन गड़बड़ करता है अक्सर, और हो सकता है ऑक्सीजन गड़बड़ कर रहा हो, हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम K नहीं कर सकता। तो आप K की टेंशन मत दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा चलिए एक काम करते हैं, K की टेंशन नहीं लेते, लेकिन बाकी सब लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। आप यहां बहुत ध्यान से देखिएगा, जो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +5 आएगी और ऑक्सीजन की -2 आएगी। चेक करो, K को 1 मान लेते हैं तो Cl की और ऑक्सीजन की तो -2 होती है, तो इसका मतलब Cl की +5 आ जाएगी। अब इधर ऑक्सीजन -2 है, यहां Cl -1 है और यहां ऑक्सीजन 0 है। तुम्हें याद है एलिमेंटल स्टेट में जो भी आदमी एग्जिस्ट करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो भी बॉन्ड है, जब आप उसको तोड़ेंगे तो दोनों लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। यानी अल्टीमेटली O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज 0. In KCl, the oxidation state of chlorine is -1 because of K, and in case of this, ये क्या है हमारा KClO3, the oxidation state of chlorine is +5 and oxygen is -2. वो कह रहा सर एन फैक्टर बताइए। अरे यार खुद निकालो ना, चेक करो क्या ये हमारी इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। हमने कहा चेक करते सर, जो ऑक्सीजन है वो -2 से 0 में जा रहा है,
-2 से 0 में जा रहा है, यानी अपना माइनस को कम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। हमने कहा सर ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। शाबाश, ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या करें? हमने कहा एक बार क्लोरीन से और पूछ लेते हैं, पता नहीं कौन सी कैटेगरी बन जाए। तो हमने क्लोरीन से पूछा। क्लोरीन कह रहा है भाई साहब मैं 5 से जो है वो 1 में आ रहा हूं, -1, 5 से -1 में आ रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ऑक्सीजन लूज कर रहा है। या सर ये तो हमारी थर्ड कैटेगरी की थर्ड सब कैटेगरी बन रही है, लेन देन चल रहा है। और जब लेन देन चलता है तो जो एन फैक्टर निकल के आएगा वो आंसर लेन देन से ही निकल के आएगा। चेक कर लेते हैं। आप -2 से अगर 0 में जा रहे हैं तो आप 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, यानी -2 से 0, 2 का चेंज 1 की वजह से। और ऑक्सीजन कितनी है यहां पर? 3 ऑक्सीजन है, यानी आपने 6 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे। उधर आते हैं, सर क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन 5 से आया -1 में। 5 से -1 कितने का चेंज? 6 का चेंज, 1 क्लोरीन की वजह से। और क्लोरीन कितने हैं? सर यहां तो 1 ही है, तो इसके अलावा इसने 6 खा लिए। यानी मैंने 6 छोड़े थे ऑक्सीजन ने, और जैसे ही वो 6 बाहर निकलने लगे किसी और के काम आने के लिए, फौरन आवाज आई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं किसी के काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन में खुद खा जाऊंगा। कौन? क्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन ने उनको बुला लिया, ऑक्सीजन ने छोड़ दिए। नेट लेन देन क्योंकि बराबर है तो एन फैक्टर या तो लेन से निकाल लो या देन से निकाल लो, एन फैक्टर विल बी 6। सो अल्टीमेटली इक्विवेलेंट वेट ऑफ KClO3 इन दिस रिएक्शन विल बी 6। और अगर कभी हमसे यही सवाल इस तरह से पूछा जाए कि क्या आप ये बता सकते हैं कि, ऐसे सवाल के तौर पर लिख लेता हूं मैं, A plus KClO3 gives KCl plus O2। ये एक रिएक्शन, वो हमसे ये पूछ रहा है, ये बताइए इस रिएक्शन में ये A ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है? ये सवाल आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो KClO3 को ऑक्सीडाइज करेगा। KClO3 को ऑक्सीडाइज करेगा तो KClO3 में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। KClO3 में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका मतलब KClO3 के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वो देता है वो क्लोरीन वापस बुला लेता है। अल्टीमेटली A देखता रह जाएगा कि मैं आपसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खड़ा था, आपने मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। तो KClO3 क्या बोलेगा? कहां से देते? जो निकाल रहे थे वो बुला लिए अंदर, खत्म हो गई बात, तुम्हें नहीं देते इलेक्ट्रॉन। तो A क्या बोलेगा? हमसे ले लो भैया, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो अगर नहीं देना चाहते। उसने कहा चाहिए नहीं, क्योंकि जितने चाहिए थे वो अंदर से ही मिल जाते हैं, यानी अंदर से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, अंदर ही चाहिए, तुमसे हमें मतलब नहीं है। यानी A सिर्फ मुंह देखने के लिए खड़ा किया गया है। इस रिएक्शन में A ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी ये एक A के साथ किसी भी तरह की रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेशन शो नहीं करेगा अगर KClO3 इस तरह से ब्रेक कर रहा है। क्लियर है ये वाली बात सबको? लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा ना जब लेन देन बराबर नहीं, और जब लेन देन बराबर होगा। अब अगर लेन देन बराबर नहीं है तो इसका मतलब कुछ डिफरेंस है। उस केस में A या तो ले सकता है या दे सकता है, दैट डिपेंड्स कि लेन ज्यादा है या देन ज्यादा है। क्लियर है ये वाली बात? प्रियांशु कह रहा है नहीं समझ में आया। प्रियांशु क्यों नहीं समझ में आया? तुम नैन फैक्टर को शुभ अग्रवाल 0 कैसे बोल सकते हो यार? मैंने वहां पर अभी नोट करवाया तुम्हें ये वाली बात। सब लोग देखो इस बात को। आइदर गेन और लॉस इट इज व्हेन, तुम नीचे वाला पहले क्यों लगा रहे हो? नीचे वाला तो पहले तब बाद में लगेगा ना। अगर लेन देन बराबर नहीं, वो भी एग्जांपल में ले लूंगा, जब लेन देन बराबर नहीं है तब नीचे वाला लगाएंगे आप। पहले आप देखेंगे कि कहीं लेन देन बराबर तो नहीं है। अगर लेन देन बराबर है तब तो आंसर जो है वो लेन या देन से, यानी 6 गए 6 आए तो आंसर विल बी 6। लेकिन अगर 6 गए 2 आए तो ऐसे में डिफरेंस निकाल के एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपने 6 गए 6 आए पहले चेक कर लिया तो एन फैक्टर आपने फर्स्ट वाली कैटेगरी से निकाल लिया, ये आ गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एन फैक्टर आपने यहां से निकाल लिया। यानी ऐसे सॉल्ट्स जिनमें लेन देन बराबर नहीं होती, या ऐसे सॉल्ट जिनमें एक एटम ऑक्सीडाइज और एक एटम रिड्यूस हो रहा होता है, उसका एन फैक्टर 2 तरह से निकाला जाता है। या तो बराबर बराबर चल रहा है तो किसी से भी निकाल लो, और अगर बराबर नहीं चल रहा है तो डिफरेंस से निकाल लो। ये बात याद करनी है यार, समझो, तुमने पढ़ा थोड़ी ना, तुम्हें याद रखना है इस बात को। समझ में आई ये बात? सबको समझ में आ रहा है ये? अमर्त्य आ गया, गुड। समझ में आ रहा है कुछ लोगों को, वेरी गुड। इक्विवेलेंट वेट भी लोगों ने कैलकुलेट करके बताया, वेरी गुड। टेस्ट का सिलेबस मैं बता चुका हूं पहले भी यश की, टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो उतना ही होगा जितना पढ़ाया गया है। एक भी चीज ऐसी नहीं आएगी जो नहीं पढ़ाई गई, ठीक? कोशिश की जाएगी मोल कॉन्सेप्ट 1 पर ज्यादा सवाल फोकस किया जाए, मोल 2 पर बहुत थोड़ा सा फोकस किया जाए, और साथ ही साथ
मोल 1 के भी बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल ना करके सिंपल कैलकुलेशंस के और आसान सवाल पूछे जाएं, क्योंकि ये पहला टेस्ट है। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे आपका दर्द हम बढ़ाते चले जाएंगे। जितना बर्दाश्त कर लोगे उतना सुकून में रहोगे। वेरी गुड, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। यानी अब जैसे तुमने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में तुमने ये दिखाया कि भाई लेन देन बराबर है, एंड सिंस गेन एंड लॉस आर सेम, गेन इज इक्वल टू लॉस, सो एन फैक्टर इज इक्वल टू आइदर गेन और लॉस, एंड गेन लॉस इज 6, सो एन फैक्टर विल बी 6। आ गया? सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड सेम एलिमेंट इज गेटिंग रिड्यूस। बेटा हम वो डिस्प्रपोर्शनेशन में भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है? वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। शाबाश। अभी 1 मिनट का इंतजार करते हैं, हमें 1 मिनट के अंदर ये बात देखने को मिलेगी कि हम ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हर्ष। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल करोगे यार, हैं? थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल करोगे। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जेई के एडवांस लेवल पर या अगर मेंस का अच्छा सवाल बनाने की कोशिश करेगा तो इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। करके देखते हैं एक बार। और इससे ज्यादा मुश्किल हो भी नहीं सकता यार। पूछ रहा है कि HCN माइनस अगर इस तरह से ऑक्सीडाइज हो रहा हो, HCN माइनस अगर इस तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो कि वो टूट कर सल्फेट आयन और साइनाइड आयन बनाए, तो बताइए HCN माइनस का एन फैक्टर क्या हो? तो मैंने कहा देखिए ऐसा सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किस कैटेगरी की बात चल रही है, सारे उछल रहे हैं या कुछ उछल रहे हैं, कुछ उछल रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। तो सब लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता HCN के अंदर सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना एक्स वाले मेथड से। जिन बच्चों को वो बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सल्फर की, कार्बन की और नाइट्रोजन की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करने में उनको दिक्कत आई। क्यों दिक्कत आएगी सर? सर सल्फर के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने कहा यार बहुत बदतमीज आदमी है, -2 से लेके +6 तक वेरी करता। सर कार्बन के बारे में आप क्या जानते हैं? वो और भी ज्यादा बदतमीज आदमी है, ये -4 से +4 तक वेरी करता है। सो दे बोथ आर शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सर नाइट्रोजन तो शरीफ है। हमने कहा शरीफ है, वो तो और भी बदतमीज है, वो -3 से +5 जाता है। इसका मतलब ये हुआ सल्फर बदतमीज है, कार्बन भी बदतमीज है और नाइट्रोजन भी बदतमीज है। ये तीनों लोग ऐसे हैं जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लफड़े चलते हैं। सर मुझे सपने नहीं आ रहे हैं कि यहां पर इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जो लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को जुगाड़ लगा के तो निकाल लेता था इससे पहले कि अगर मुझे कोई आयन मिल गया तो उसको बाहर निकाल लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां कैसे निकालूंगा सर? तीनों ही वेरिएबल है। ऐसे में आपकी मजबूरी बनती है कि आप HCN के अंदर सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्ट्रक्चर बना के निकालें। वो जो हमारा बेसिक मेथड था, डंडे बनाओ, डंडे तोड़ो और चार्ज की फीलिंग निकालो। यानी सबसे पहले मैं सल्फर की नहीं, इसमें बेटा कुछ बच्चे ये करते हैं कि CN को एक आयन के फॉर्म में अलग निकाल लेते हैं। HCN इज इटसेल्फ एन आयन। HCl खुद एक आयन है HCN, इसमें साइनाइड एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रखता। HCN एक आयन है जिसको थायोसाइनाइड आयन बोला जाता है, ये साइनाइड नहीं। तो आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि साइनाइड को बाहर निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक? तो मैंने करा क्या कि HCN के अंदर सबसे पहले HCN का स्ट्रक्चर बनाया। आपने HCN का स्ट्रक्चर बनाया तो यह आ गया SCN। अभी -4 लगाते हैं, ठीक? फिर आपने आगे बढ़े तो आगे आपको सल्फेट मिला। मुझे लगता है सल्फेट में मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि सल्फेट आयन के अंदर सल्फर +6 है। सर एक यही आदमी है शरीफ जिसके बारे में बहुत इत्मीनान से लिखा जा सकता है कि सल्फर यहां +6 होगा क्योंकि ऑक्सीजन यहां -2, ठीक? अच्छा, और आते हैं जो दूसरा हमारा आदमी बन रहा है वो भी हमें ठीक शरीफ नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी कार्बन और नाइट्रोजन है, और कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऐसे में हमें थोड़ी सी फिर तकलीफ हो रही है, सर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाए। तो अब देखो डंडे तोड़ तोड़ के देखते हैं, अपने आप समझ में आता है कैसे। जब आप कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो जैसे हमने करा था, पहले भी किया था, जब कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा कार्बन वाले,
याद है ना, 3 डंडे तो 3 उधर चले, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन के ऊपर +3 आ जाएगा। फिर जब आप इधर से सल्फर और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सल्फर कार्बन से स्लाइटली मोर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ सल्फर पर आ जाएगा -1 और कार्बन पे आ जाएगा +1। अब क्या करें सर, जैसे आप इसको तोड़ेंगे तो ऐसे में फिर ये -1 है, ये +4 हो गया, ये -3 हो गया, और आप याद करो तुम्हारे ऊपर एक निगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज उस, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन उस एटम को दे दिया जाएगा जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं। आप चेक करिए जरा किसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। सर नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 उसने शेयर कर रखे थे, इसके 8। कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 4 तरफ से शेयर कर रखे हैं, इसके भी 8 हैं। सल्फर के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, ऑक्सीजन फैमिली का आदमी है, इसने सिर्फ 1 शेयरिंग कर रखी थी, यानी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जिस नेगेटिव चार्ज, वो सल्फर के ऊपर ही होगा, यानी आपने सल्फर को -1 और दे दिया। क्लियर है ये सब लोगों को? सबके समझ में आई बात? यानी आपने सबसे पहले बॉन्ड तोड़े और बॉन्ड तोड़कर इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रिडिक्ट कर ली। दिस इज -2 एंड दिस इज +4, यानी अल्टीमेटली अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं तो सल्फर -2 हो गया, कार्बन आपका +4 हो गया, और ये नाइट्रोजन आपका -3 हो गया। ये आपने स्ट्रक्चर तोड़कर निकाल लिया, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। इधर तो क्लियर है, इधर तो कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज इधर तो सल्फर जो है हमारा वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही रहा है। यहां फिर वही वाली दिक्कत आ रही है, सर कार्बन जो है वेरिएबल होता है, नाइट्रोजन भी वेरिएबल होता है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या करें? फिर हमने कहा डंडे तोड़ लो यार, जब स्ट्रक्चर बना रखा है तो डंडे तोड़ देते हैं। जैसे आप इसके डंडे तोड़ेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन -3 ले लेगा और कार्बन +3 ले लेगा, लेकिन इसके ऊपर भी एक निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज उस एलिमेंट को देना है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 3 शेयरिंग में लगा रखे थे, इसका 8 पूरा था। कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने 3 शेयरिंग में लगा रखे हैं, यानी कुल मिला के 7 हो गए। अब अगर 7 हो गए तो ऐसे में 8 करना है, जो निगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर ही आएगा, तभी इसके ऑक्टेट पूरा होगा, यानी कार्बन पर -1 आ गया। यानी अब अगर मैं नेट चार्जेस की बात करूं तो नेट चार्जेस क्या क्या निकल के आ रहे हैं, इस कार्बन पर +2 आ रहा है और इस नाइट्रोजन पे -3 आ रहा है। और मेरा तो सजेशन है कि तुम इस बात को याद कर लो कि साइनाइड के अंदर, साइनाइड आयन के अंदर, याद क्या, वैसे तो तुम निकाल ही लोगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +2 एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज -3। इसको बिल्कुल ध्यान कर लेते हैं, वो हमने निकाल के भी देख लिया है। अगर तुम्हें निकाल के देखना है तुम निकाल के भी देख सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन को -3 मिलेगा, कार्बन को +3 मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो उस एलिमेंट को मिल जाएगा जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा था, दैट इज कार्बन। अब तुम बताओ कि यहां पर सब लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्लियर हैं? अब अगर सब लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्लियर हैं तो क्या हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर सकते हैं? हाँ सर, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन तो बिल्कुल चुप है, कुछ हो ही नहीं रहा, यहां भी -3 है और यहां भी -3 है, यानी नाइट्रोजन से तो कोई उम्मीद है नहीं। अब मैं जरा सल्फर और कार्बन से बात कर लेता हूं। सल्फर क्या कह रहा है? सल्फर कह रहा है भाई साहब मैं यहां -2, लेकिन यहां मैं +6 हूं, ये देखिए आप। तो मैंने कहा इसका मतलब तुम -2 से +6 जा रहे हो, और अगर तुम -2 से +6 जा रहे हो, -2 से +6, 8 छोड़े, समझो बात को, इसने 8 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर। फिर मैंने कहा कार्बन से और पूछ लेता हूं, कार्बन क्या बोलेगा? कार्बन कहेगा सर मैं यहां तो 4 हूं और यहां हूं मैं 2। तो मैंने कहा अरे तुम तो लग रहा खा रहे हो, तो ये 4 से 2 जा रहा है, इसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन खा लिए। इसका मतलब ये हुआ 8 मैंने छोड़े सल्फर ने और 2 कार्बन ने बुला लिए। इसका मतलब ये हुआ इस बार लेन देन इज नॉट इक्वल, यानी गेन इज नॉट इक्वल टू लॉस। और अगर गेन लॉस बराबर नहीं है तो एन फैक्टर क्या बताया गया है? एन फैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ गेन माइनस लॉस, एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 minus 8, and that is 6. So the N factor of this SCN minus in this reaction, particularly when it converts into sulfate and cyanide, the N factor will be 6. कोई पूछे कि इस रिएक्शन में थायोसाइनाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस, क्या जवाब दोगे? छोड़ रहा था 8, 2 वापस आ गए, यानी अभी भी 6 ऐसे हैं जो बाहर निकल के जाने वाले हैं। यानी इसका मतलब अब अगर ये आदमी किसी आदमी के साथ भिड़ गया होता तो ये कंफर्म है कि ये जो 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बाहर उड़ रहे हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाके गिरते, समझो बात, और वो 6 इलेक्ट्रॉन इस ए को रिड्यूस कर देते। यानी ए इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और ये उसको रिड्यूस कर रहा है। सो दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिस विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब लेन देन बराबर था तो ए बेचारा बड़ा हमसे ले लो ले लो ले लो, नहीं चाहिए, हमको दे दो दे दो दे दो, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लेन देन बराबर।
लेकिन जब लेन देन बराबर नहीं होता तो कुछ निकलते हैं कुछ आते हैं, अगर निकल ज्यादा रहे तो सामने वाले के मुंह पे मार देना, उसको रिड्यूस कर देना, क्या बन गए रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाला क्या बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर तुम्हें चाहिए ज्यादा तो सामने वाले से मांग लेना, सामने वाले से मांग रहे हैं तो खुद रिड्यूस हो रहे हैं, खुद बन गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सामने वाले को क्या बना दिया रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जब लेन देन बराबर नहीं होता तब ये रिडॉक्स रिएक्शन की बात चलती है कि ये अकेला नहीं हो सकता, ये हरकत कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी तब ए पिक्चर में आता है। लेकिन जब लेन देन बराबर होता है तो वो रिएक्शन बिल्कुल सीधी रिएक्शन होती है, उसमें दूसरे वाले आदमी से कोई लेना देना नहीं होता, कोई हरकत नहीं करना, वही आदमी है वही ले रहा है वही दे रहा है, तो ऐसे में एन फैक्टर लेन देन से निकाल दिया जाता है। अब जल्दी से सब लोग सोच के बताएं ये सबके समझ में आया है या नहीं। गार्गी कह रही है सर रिपीट, गार्गी क्यों इतना तकलीफ दे रही हो, क्यों नहीं समझ में आई बात। ये स्ट्रक्चर बनाना आता है, सबको आता है ये स्ट्रक्चर, नहीं आता तो सीख लो ना यार, मैंने बनाया तो है, ये स्ट्रक्चर बना लिया। फिर डंडे तोड़ने आते हैं, हाँ सर डंडे तोड़ने आते हैं, और फिर क्या रह गया यार, डंडे तोड़ो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक कर लो। अगर तुम्हें लगता है ये लेन देन का सीन चल रहा है तो दो बातें हैं, इफ लेन देन बराबर एन फैक्टर लेन देन, इफ लेन देन नॉट बराबर देन फैक्टर इज मॉड। करना क्या है, याद करो ना इसको। हर्ष समझने की कोशिश करो बेटा। हाँ ये मेंस में आ सकता है बेटा, ये बिल्कुल मेंस में आ सकता है। देखो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मतलब या तो मैं पेपर बनाऊं तो तुम्हें बता दूं, मुझे पता नहीं ना वो मेंस में क्या आ सकता है, तो इसलिए हम कम से कम मजबूत होके जाते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि आज 10th इसलिए आसान लगता है क्योंकि 10th में जो सिलेबस था आज उससे कहीं ज्यादा सिलेबस पढ़ लिया, इसलिए वो सिलेबस बच्चों वाला सिलेबस लगता। इसको समझने की कोशिश करो, ये तो बड़ा लॉजिकल सी बात है यार, इसमें क्या दिमाग लाना, बहुत लॉजिकल सी कहानी है कि अगर मुझे ये पता हो कि मेरे इस पर्टिकुलर एग्जाम का लेवल ये है और मैं इसी लेवल को तैयार करके जाऊंगा, यानी आपने अपना लेवल क्या बनाया, आपने अपना मैक्सिमम लेवल वो बनाया है जो जेई का लेवल, समझ रहे हो बात को। तो होगा क्या, जब आप पेपर देने बैठेंगे तो उस टाइम आपको क्या लगेगा, ये वाला सवाल आया है, ये वाला आया, ये अपना लेवल है यार, इससे ज्यादा आता तो कर नहीं पाते, मैक्सिमम लेवल। अब सोचो मैक्सिमम लेवल आप लेके बैठे हैं और उसी लेवल के एग्जाम आने वाले हैं, ये तो वो हो गया ना जैसे 10th के टाइम 10th का पेपर दे रहे हैं। लेकिन सोचो अगर 12th के टाइम 10th का पेपर देते तो 10th का पेपर कैसा लगता, सर मस्त हो जाता। तो 12th के टाइम 10th का पेपर मस्त इसलिए लग रहा है ना क्योंकि 12th का सिलेबस ज्यादा था, ज्यादा सीख के बैठे थे। मेरे कहने का मतलब है एग्जाम में ये आता है या नहीं आता है वो अलग बात, लेकिन अगर ये सीख लिया तो जो आएगा वो लल्लू होगा सर, वो तो क्लियर है, क्योंकि वो मुझे 10th का सवाल लगेगा क्योंकि मैंने तैयारी तो 12th की। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यानी सीख के ज्यादा जाओगे तभी तो वो पेपर लल्लू लगेगा। सीख के भी अगर उतना ही जाओगे जितना वो पूछता था या जितना वो पूछ सकता है तो फिर तो हर सवाल तुम्हें लगेगा बिल्कुल टोस पे खड़े हो, कह रहे यार ये गलत ना हो जाए, ये तो वही वाला सवाल है, समझ रहे हो बात को। लेकिन सोचो अगर तुमने पढ़ रखा है SCN और उसने लल्लू सवाल बना दिया कि भाई ऐसा ये बताइए ये अमोनियम क्लोराइड ऑक्सीडाइज, समझ हल्का फुल्का सवाल है, तुमको अरे यार ये तो बड़ा लल्लू, सर ने तो पता नहीं क्या बताया था, ये तो बहुत ही आसान, तभी तो आसान लगेगा ना जब मुश्किल सीख के गए। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना कि ये मुश्किल है आसान, सब सीखोगे तो आसान लगेगा। अगर सिर्फ उतना ही सीख के जाओगे जितना वो पूछता था तो आपको हर सवाल मुश्किल कैटेगरी का लगेगा, उसमें से कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाए, समझ लो ना। तो इसलिए वो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसे जैसे कराया जा रहा है। एडवांस का पेपर बेटा IIT वाले बनाते हैं। हाँ अब धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी बेटा, इसको थोड़ा सा जैसे बता रहे हैं आपको अपडेट कर देते हैं या कुछ कर देते हैं तो ये शाबाश। अंशुमन कह रहा है मैंने खुद से निकाला, शाबाश बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे कर रहे हैं और भी करेंगे यार, मटेरियल भी मिल जाएगा। बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब तक मटेरियल नहीं मिल रहा है मैं इस मोल कॉन्सेप्ट 1 के सवाल तुम्हें भेज दूं, तो मैं कुछ आपके ही अंदर वो अपने सेक्शन में अपलोड कर देता हूं उसी को, कम से कम 50-60 सवाल 100 सवाल तुम्हारे अंदर डाल देते हैं, अपना मस्त करते रहना उसको। तो मैं ये करने की कोशिश करता हूं, आज ही ये काम करने की कोशिश करता हूं। RA और OA के बारे में ये बात कर रहा था मैं कि आपने ये तो पहचान लिया कि SCN 8 छोड़ता है सल्फर और उन 8 में से 2 को कार्बन बुला लेता है। तो सल्फर कहता है कि कोई परेशानी नहीं, मैंने 8 छोड़े थे, 2 आपने बुला लिए, रख लीजिए। बचे कितने, 6। अभी भी 6 मेरे पास ऐसे हैं जो उड़ रहे हैं, यानी 8 उड़ रहे थे ऐसे, उसमें से 2 चले गए अंदर। अभी भी कितने बचे उड़ने के लिए, 6। तो वो जो 6 हैं वो कहीं तो जाएंगे ना, तो वो जहां भी जाएंगे वो जाकर उस आदमी को रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब युवा मैं सामने वाले को रिड्यूस कर रहा हूं तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट, और सामने वाला मुझसे इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है तो सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन विद A
of HCN-, A will be an oxidizing agent and HCN- must be a reducing agent, क्योंकि HCN- A को 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर मोल HCN 6 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और वो A इस HCN से इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है, इसलिए A एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब समझ में आई ये बात? शाबाश। अब आ रहे OA वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यानी अब हम बात करने जा रहे हैं कि अब हमने वो सारी तरह की कैटेगरीज डिस्कस कर ली हैं भाई। सारी तरह की कैटेगरी का क्या मतलब है? सारी कैटेगरीज का मतलब है हमने वो सारे सॉल्ट्स के बारे में बात कर ली है कि जब कुछ नहीं होता, जब कुछ होता है एक के साथ होता है, जब एक से ज्यादा लोगों के साथ होता है, एक से ज्यादा लोगों में से एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा लोग रिड्यूस भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, कुछ लोग रिड्यूस भी हो सकते हैं। इन सारे लोगों के एन फैक्टर निकालने हमने सीख लिए। अब मैं एक बात और डिस्कस करने जा रहा हूं, उस जगह पर भी मैंने देखा एक सवाल पूछा जाता है, एंड दैट इज एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन जिसको आप डिसप्रपोर्शनेशन के नाम से जानते हैं। तो मैं यहां पर अब एन फैक्टर की बात करने जा रहा हूं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। अब मैं जरा एक मिनट की बात, 1 मिनट रुकना जरा। अब यहां पर बड़ी अच्छी बात करने जा रहे हैं यार, वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालें, इसके बारे में बात करते हैं यार। सर डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और वही सब्सटेंस रिड्यूस भी होता है। ऐसे में उसका एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, ठीक है, एक बार करके एक बार समझ के देख लेते हैं आप किस तरह की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो डिसप्रपोर्शनेशन की आप बात कर रहे हैं वो रिएक्शन कुछ इस तरह की लगती है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, H2O2 H2O और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि H2O2 टूटकर H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर H2O2 टूटकर H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका H2O2 के बारे में सबसे पहले बताइए सर यहां हो क्या रहा है। तो तुम जरा ध्यान से देखो यहां पर हो क्या रहा है। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं कि H2O2 में जो ऑक्सीजन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1, क्योंकि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। याद है परऑक्सीलिन के में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, हमने बात की थी। आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 करके कर सकते हो ना। 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, -2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, ऐसे हो रहा है ना, 2 + 2, तो x इज इक्वल टू -1। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। यानी अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहां पर कि अगर H2O2 डिकम्पोज कर रहा है H2 और O2 में, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना, जब H2O2 डिकम्पोज करता है तो इस डिकम्पोजिशन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन माना जाता है। क्यों डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन माना जा रहा है? हर डिकम्पोजिशन को नहीं, H2O2 की जो डिकम्पोजिशन है जिसमें वो H2 और O2 में ब्रेक कर रहा है उस रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन माना जाता है। तो उसने कहा भाई ऐसा है, ये जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, हाँ मैं डीपीपी का 9th क्वेश्चन डीपीपी 10 का एक बार देख लूंगा, ठीक है ठीक है। तो H2O2 टूटकर H2 और O2 में ब्रेक कर रहा है, सर ये डिसप्रपोर्शनेशन कैसे हो रहा है? तो आप एक बार चेक करते हैं। ऑक्सीजन यहां -1 है सर, ऑक्सीजन यहां -2 है, ये तो पानी है, पानी में ऑक्सीजन तो -2 होता है, और O2 के अंदर 0 है। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि H2O2 के ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रही है, दैट इज रिडक्शन। यानी समझ लो यहां पर तो रिडक्शन हो रहा है, और H2O2 की ही ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रही है, दिस इज ऑक्सीडेशन। भाई -1 से -2 में जाना, इलेक्ट्रॉन लेना, रिडक्शन।
-1 से 0 में जाना, इलेक्ट्रॉन छोड़ना, यानी H2O2 खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रही है और खुद ही भी रिड्यूस हो रही है, यानी ये एक H2O2 का डिस्प्रपोर्शनेशन है। यानी कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर आपके पास ये H2O2 है तो इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को रिड्यूस कर रहा है और दूसरा हिस्सा पहले हिस्से को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी H2O2 का कुछ अमाउंट दूसरे H2O2 को रिड्यूस कर रहा है और जो दूसरा वाला H2O2 है पहले वाले H2O2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरह से इस H2O2 का एन फैक्टर निकाला कैसे जाता है? देखो बड़ा आसान, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में अगर आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो जो लॉजिक कहता है वो यही है कि आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए इस पूरे खेल में कि पर मोल H2O2 ने कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, ये चेक कर लेते हैं। उसके लिए मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है और बैलेंस करने का अपना एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला तरीका है। हम जरा समझ के देख लेते हैं इसको 1 मिनट के लिए। मैं सबसे पहले इस रिएक्शन का रिडक्शन हाफ लिखूंगा, यानी वो हाफ जिसमें रिडक्शन हो रहा है। अब कौन सी कहां पर रिडक्शन हो रहा है जरा बताओ जल्दी। रिडक्शन हो रहा है H2O2 जब H2O में जा रहा है, यानी मैं इस रिडक्शन हाफ को कैसे लिख रहा हूं कि O2 का जो -1 है वो जा किस में रहा है, O के -2 में। ये रिडक्शन हाफ हो गया। फिर मैं इसी का ऑक्सीडेशन हाफ लिखूंगा। ऑक्सीडेशन हाफ का क्या मतलब होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन दिख रहा है ऑक्सीडेशन हाफ लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ हो गया मेरा O2 का जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का है वो O2 में जा रहा है, दैट इज 0। ये ऑक्सीडेशन हाफ। अब क्या करें सर, अब आप इसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने का तुम्हें जो तरीका बता रहा हूं समझना जरा। सबसे पहला स्टेप होगा कि जिस एटम के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही उसके एटम्स को बैलेंस कर लो, उसके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लो। मैंने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लिया, यहां 2 हैं तो यहां 2 ऑक्सीजन लगा ली। यही मैंने नीचे भी कर लिया, नीचे ऑलरेडी बैलेंस था। जब ये एटम्स बैलेंस हो जाएंगे तब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक करिएगा कैसे। -1 से -2 में जा रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन खा रहे हो 1 ऑक्सीजन की वजह से, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो इसका मतलब तुमने 2 खा लिए, यानी यहां पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। फिर आप इधर आए, यहां पर आपने कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाया, यहां पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एक बार चेक करके देख लो, आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। यानी अब आप क्या करेंगे, जब आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद। तुम लोगों ने किया होगा, याद होगा, ये एक बैलेंसिंग का मेथड होता है। इलेक्ट्रॉन्स को पहले बैलेंस कर देते हैं, यहां भी 2 हैं यहां भी 2 हैं, इसका मतलब बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, O2 मिलकर 2O2 बन जाएंगे। -1 वाले ये जा किस में रहा है, एक जा रहा है 2O2 माइनस में, प्लस एक जा रहा है O2 में। आप जरा इसको और सफाई से लिखें तो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज दिस 2O2 -1, दिस इज 2H2O2। ये H2O2 था ना, एंड दिस O2 माइनस इज पानी, दिस इज 2H2O एंड दिस इज O2। नाउ दिस इज फाइनल बैलेंस इक्वेशन। ये जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन है, इस फाइनल बैलेंस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि जो 2 मोल H2O2 होगा, अगर 2 मोल H2O2 है तो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा समझना सब लोग ध्यान से, ट्रांसफर किसको बोला जा रहा है, एन फैक्टर निकालते वक्त जो नेट ट्रांसफर है वो नेट ट्रांसफर ये 2 ये हैं 2 ये हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर बोला जाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल में आ रहे हैं, समझ लो, यानी जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा इन फैक्टर होगा। यानी 2 ये थे जो कि जोड़ने के बाद कट रहे हैं, तो इसका मतलब क्योंकि कटने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब 2 मोल H2O2 नेट 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी 2 मोल्स ऑफ H2O2 ट्रांसफरिंग, मैं और एग्जांपल भी अभी लूंगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो पर मोल ट्रांसफर इज इक्वल टू 1। 2 मोल, जब 2 मोल का ट्रांसफर करेंगे तो 1 मोल का ट्रांसफर करेगा, सो एन फैक्टर ऑफ दिस H2O2 इज 1। यानी इन दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सब लोग समझने की कोशिश करना भाई, इन दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन द एन फैक्टर ऑफ H2O2 इज कंसीडर्ड टू बी 1। इस H2O2 का एन फैक्टर 1 कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, और बात करते हैं। सर ये बताइए, आपने 2 H2O2 मानी थी कि एक खा रहा है एक दे रहा है, ठीक, इन दोनों का इनफैक्टर क्या है, यानी इस वाली H2O2 का इनफैक्टर क्या है और इस वाली H2O2 का इनफैक्टर क्या है। अरे वो यहां से दिख तो रहा है, ये वो H2O2 है जो रिड्यूस हो रही है, तो फिर इसका 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन खा रहा है, सर 2 मोल खा रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसका इनफैक्टर 2 है। अच्छा, ये वो H2O2 है जो ऑक्सीडाइज हो रही है, इसका 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, सर 2 मोल का कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ वो H2O2 जो OA की तरह बिहेव कर रही है उसका इनफैक्टर भी 2 है, और जो RA की तरह बिहेव कर रही है उसका इनफैक्टर भी 2 है। ये समझने की कोशिश करना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती। H2O2 बीइंग OA और RA, बिल्कुल नया स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग सा। यानी मैं एक स्टेटमेंट, सब लोग इसको पहले नोट कर लें, मैं इसको रिपीट करता हूं अभी एक बार।
इसको सब लोग समझने की कोशिश करना, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कैसे किया है, मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया। तुम ये भी कह सकते हो सर ये बैलेंसिंग तो मैं यहीं कर लेता, टू लगा के मैं तो बचपन में बैलेंस करता चला आ रहा हूं। मैं बैलेंसिंग नहीं के देख रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि दो कितने मोल H2O2 कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, एंड द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी द कैंसिल इलेक्ट्रॉन, यानी जितने यहां कैंसिल वाले इलेक्ट्रॉन, कितने कैंसिल हो रहे हैं, दो यहां से दो यहां से, यानी कैंसिल इलेक्ट्रॉन्स दो है। तो ऐसे में कैंसिल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दो होंगे, यानी 2 मोल H2O2 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। सो पर मोल H2O2 ट्रांसफर विल बी 1, सो द एन फैक्टर ऑफ H2O2 इन दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन विल बी 1, बट दैट H2O2 व्हिच इज बिहेविंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, द एन फैक्टर विल बी 2। ये देखिए, इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी ले लो। और जो दूसरी H2O2 है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है, जो दूसरी वाली H2O2 को रिड्यूस कर रही है, उसका एन फैक्टर भी क्या है, 2, यानी H2O2 बीइंग OA और RA, द एन फैक्टर विल बी 2, बट द एन फैक्टर ऑफ H2O2 जो डिस्प्रपोर्शनेशन में इन्वॉल्व है, उस ओवरऑल एन फैक्टर को 1 कहा जाए। इसको समझने की कोशिश करना, मैं एक लाइन और लिख रहा हूं इसी के बाद, इसको इस लाइन को भी समझना। H2O2 being OA और RA, the N factor, बल्कि इनफैक्ट ऐसे लिख देते हैं, being OA और RA in any reaction, in any reaction, कोई भी रिएक्शन हो, the N factor will be 2, but in the disproportionation reaction, the overall N factor of H2O2 will be 1। इसको सब लोग समझने की कोशिश करना, ये बड़ा बच्चों को परेशान करता है यार। मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर H2O2 OA है या RA है किसी भी रिएक्शन में, तो उसका एन फैक्टर 2। लेकिन अगर H2O2 सिर्फ टूट रही है H2 और O2 में, तो फिर ये डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में H2O2 का एन फैक्टर 1, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए वो आपसे कहे कि भाई साहब ये बताइए ये रिएक्शन हो रही है, बताइए इसका एन फैक्टर क्या है, मैं क्या जवाब दूंगा? अरे सर ये तो KMnO4 है, KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट होगी, और अगर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। सोचने की जरूरत ही नहीं। क्यों 2 होगा? क्योंकि सर KMnO4 इस H2O2 को डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होने देगा। KMnO4 इस H2O2 को तोड़कर ऑक्सीडाइज करेगा O2 में। समझो बात, क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H2O2। लेकिन अगर वो ये कहता है कि भाई जरा ये बताइए इस रिएक्शन में H2O2 का एन फैक्टर क्या है, now this is a disproportionation reaction, and the disproportionation reaction, the overall n factor of H2O2 is 1। समझो, यानी in any case if H2O2 is behaving like an oxidizing or reducing agent in any reaction, the n factor must be 2। The equivalent weight will be 34/2। यानी इस रिएक्शन में अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 34/2 and that is 17। But in this reaction the equivalent weight is equal to 34/1 and that is 34। समझने की कोशिश करो, समझने से ज्यादा इस बात को याद भी रखना यार, बड़ा बड़ा नॉर्मल है, बड़ा आसान है। इसको नॉर्मल तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं कि सर इससे पहले जो आपने एग्जांपल लिया था वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का था। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपने सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस किया, और बैलेंस करने के बाद आपको क्या पता चला कि 2 मोल H2O2 के 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो अगर 1 मोल लोगे, हमने तो एन फैक्टर हमेशा पर मोल निकाला है, तो अगर आप 1 मोल लेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, सो एन फैक्टर विल बी 1। लेकिन जब ये H2O2 OA या RA बन जाती तो उसका एन फैक्टर क्या बन जाता? 2। समझो बात, यानी वो जो अभी तुमने रिएक्शन लिखी है, उस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन आपने लिखी थी इसको, ये बैलेंस इक्वेशन 2 और 2, ये जो आपने रिएक्शन अभी लिखी थी, इस रिएक्शन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? देखना जरा, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखो जरा, 2 मोल H2O2 है ना, दोनों को तोड़ दिया मैंने एक एक। अब हो क्या रहा है? ये H2O2 कह रही है मैं आ रही हूं, ये कह रही है मैं OA हूं, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका भी एन फैक्टर 2 है। लेकिन जब आप ओवरऑल एन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो दैट ओवरऑल एन फैक्टर विल बी 1। यानी जो H2O2 OA है वो खुद रिड्यूस हो रही होगी, ये वाली,
और जो आर है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रही होगी, ये वाली। यानी मेरे कहने का मतलब है कि H2O2 का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में H2O2 का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को रिड्यूस करता है और दूसरा हिस्सा पहले वाले को ऑक्सीडाइज करता है। इस केस में दोनों हिस्सों के एन फैक्टर 2 होते हैं, लेकिन जब ओवरऑल एन फैक्टर की बात की जाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में तो वो 1 माना जाता है। क्लियर है ये सबको? प्रियांशु, नो लूप नो लैग। थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ लोगों के अंदर चल रहा है, ये अभी देखना बहुत जल्दी है, आज ही रिजॉल्व कर दोगे तुम अपने आप ही, ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। ये अब सब कुछ स्मूथ होने वाला है। ये सबके समझ में आया? यस और नो? सबके समझ में आया ये? क्लियर? शाबाश। क्लियर है? शाबाश। चिराग को समझ में आ गया, यश के समझ में आ गया, शाबाश। हाँ, मैं ये बिल्कुल सही है। अभी एक एग्जाम बच्चे ने पूछा है कि सर ये जब दोनों दोनों दो इलेक्ट्रॉन ना होंगे तो क्या होगा। मैं अभी बात करता हूं, लेकिन अभी जो तुम समझ रहे हो, और मैं इसका एक बड़ा आसान तरीका भी तुम्हें बताता हूं, है ना। ये इतनी मेहनत बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, मस्त आंसर निकल के आता खटाक से। अभी हम उस बारे में बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जरा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। और तुमने देखा होगा, कुछ बच्चों ने अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत तो उन्होंने ये एग्जाम्पल देखा भी होगा। ब्रोमीन के डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रोमीन का डिस्प्रपोर्शनेशन, सबसे पहले तो ये क्या डिस्प्रपोर्शनेशन हमें चेक करने दीजिए ना कि ब्रोमीन का डिस्प्रपोर्शनेशन हो भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा चेक करते हैं। आप ब्रोमीन से पूछिए जरा, आप अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करिए, क्या बोलेगा ब्रोमीन? यहां तो जीरो हूं, एलिमेंटल स्टेट में ब्रोमीन जीरो होगा। दोनों ब्रोमीन डंडे तोड़ोगे कुछ आएगा ही नहीं। इधर आते हैं, सर यहां -1 है, बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है भाई ब्रोमीन के साथ? 0 से -1, सर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन यानी ब्रोमीन रिड्यूस तो कर रहा। अच्छा, इधर आते हैं ब्रोमीन, यहां +5। अब अगर यहां +5 है, वहां 0 था, इसका मतलब सर ये 0 वाली जो ब्रोमीन, यानी कुछ ऐसा सीन चल रहा है। सर ये आपका टोटल ब्रोमीन है, इसका एक हिस्सा ये है और इस ब्रोमीन का एक हिस्सा ये है। एक हिस्सा रिड्यूस हो रहा है और एक हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। सर आप ओवरऑल एन फैक्टर की बात तो करेंगे ही करेंगे, आप इंडिविजुअल एन फैक्टर की भी बात कर लीजिएगा, जैसे अभी हमने की थी। हाँ ठीक है, मैं आपको इंडिविजुअल भी बता दूंगा और आपको ओवरऑल ब्रोमीन का एन फैक्टर निकालना सिखा देता हूं। करना क्या होगा, लेकिन सर रिएक्शन को कायदे से बैलेंस करना पड़ेगा। कर लेते हैं यार, फटाक से बैलेंस कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, ये लीजिए बैलेंस कर लिया। अब मैंने फिर से 2 हाफ बनाए, एक रिडक्शन हाफ, सब लोग एक बार फिर से ध्यान से देखें जिनके समझ में नहीं आया, और एक ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ में रिडक्शन हो रहा होगा तो मैंने ब्रोमीन को रिड्यूस कर दिया, ये देखिए ये रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मैंने ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर दिया, ये देखिए ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहां तो वो 0 है, यहां तो ब्रोमीन 0 है, लेकिन यहां ब्रोमीन -1 और यहां ब्रोमीन 0 है और यहां ब्रोमीन +5। तो सर यहां तो ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए 2 हाफ आपने बना दिया। अब क्या करें सर, जिस एटम के साथ गड़बड़ हो रही है उसके एटम्स को बैलेंस करिए। सबसे पहले ब्रोमीन यहां 2 है, यहां ब्रोमीन 1 है, इसको 2 कर लेते हैं। यहां ब्रोमीन 2 है, यहां ब्रोमीन 1 है, इसको 2 कर लेते हैं। अब एटम बैलेंस हो गए। सर अब क्या करना है, अब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक कर लेते हैं। कैसे? सर 0 से -1 1 का चेंज, आप पक्का 2 खाएंगे, इसने 2 खा लिए। सर 0 से 5 5 का चेंज, 2 ब्रोमीन की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सर यहां 10 आएगा। सब लोग कर पा रहे हैं इस बात को? सबके समझ में आ रहा है कैसे बैलेंस किया मैंने? 0 से 5 5 का चेंज 1 की वजह से, और है कितने ब्रोमीन? 2, तो इसका मतलब कितने छोड़े? 10 छोड़े। इसने 10 छोड़े, उसने 2 पकड़े। यहां तक ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए बस। लेकिन सर ऐसे कैसे जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब मुझे ऊपर वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम सब इतने पढ़े लिखे हो, बहुत आसान है। यानी इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर, जैसे ही आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ दिस विल बी 10, ये भी 10, ये भी 10, कैंसिल। यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 5Br2 आ जाएगा, 5Br2 के साथ जुड़कर 6Br2 बन जाएगा, ये Br2 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 10Br माइनस आ जाएगा, और ये तो 2BrO3 था। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई।
सर आप क्या करें? जब आप इसको बैलेंस कर लेंगे तो आप कैसे बोलते थे 6 मोल ब्रोमीन, यही तो पता करना था ना, 6 मोल ब्रोमीन कितने का ट्रांसफर कर रहे हैं? जो नेट ट्रांसफर कैंसिल वाला है, कितना है कैंसिल वाला? 5 दूनी 10, ये भी 10 बन गया ना, और ये भी 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन है कैंसिल वाले। समझो बात, सब लोगों को क्लियर है ये वाली बात? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जो कैंसिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 है, यानी 6 मोल्स ऑफ ब्रोमीन ट्रांसफरिंग 10 moles of electrons. So per mole transfer is equal to 10 by 6 and that is 5 by 3. So the N factor of bromine in this disproportionation reaction will be 5 by 3. समझो सब लोग. So the N factor of bromine is 5 by 3. Overall N factor is 5 by 3. लेकिन सर अगर आप इंडिविजुअल बात करें तो मैंने कहा चले चलते हैं। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर चाहिए तो उस आदमी ब्रोमीन को देखो जो ऑक्सीडाइज हो रही है। कौन सी? नीचे वाली जो ऑक्सीडाइज हो रही है, 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है। 1 मोल ब्रोमीन 10 मोल छोड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडाइज होने, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है, उसका एन फैक्टर 10, यानी एक का तो आया 10 और एक का आया 1 मोल 2 मोल खा रही है तो इसका आया 2। यानी bromine as an oxidizing agent the N factor is 2 and bromine as an reducing agent the N factor is 10, but the overall N factor of bromine is 5 by 3. So the equivalent weight of bromine in this particular reaction will be molecular weight divided by 5 by 3. So this will be the equivalent weight. बहुत important है। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करो, कुछ भी गड़बड़ लगे तो एक बार फिर से रिपीट करके सुनो, बार बार देखना इसको। मॉड्यूल में नोट्स भी होंगे। हाँ, 6 कैसे आया? 6 क्या चीज है? ये 6 ऐसे आया ना, 5 को आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां 5 Br2 बन जाएंगे, 5 Br2 और Br2 मिलकर 6 Br2 बन जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने किया नहीं, 5 से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन को काटना है ना, तो यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको 10 करने के लिए क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया, यहां 6 ब्रोमीन आ गए, ट्रांसफर 10 का हो गया, 6 से 10 का ट्रांसफर है, 1 की वजह से 10 by 6 का ट्रांसफर होगा, पर मोल ट्रांसफर इज 5 by 3, सो एन फैक्टर इज 5 by 3। एज ब्रोमीन ओवरऑल द एन फैक्टर इज 5 by 3, बट ब्रोमीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द एन फैक्टर इज 2, ब्रोमीन एज एन रिड्यूसिंग एजेंट द एन फैक्टर इज 10, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रही है। ये देखिए, यानी 1 मोल ब्रोमीन कितना ऑक्सीडाइज कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है 10, इसका मतलब ये एन फैक्टर इज 10। और उस ब्रोमीन का जो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, जो खुद रिड्यूस हो रही है, उसका एन फैक्टर 2, यानी एक ब्रोमीन का 10 है और एक ब्रोमीन का 2 है। लेकिन जब आप ओवरऑल ब्रोमीन की बात करेंगे तो वो 5 by 3 है। एक का 10, एक का 2, एक ऑक्सीडाइज हो रही है, एक रिड्यूस हो रही है, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। भिड़ने के बाद नेट ट्रांसफर इज, नेट एन फैक्टर इज 5 by 3। शाबाश, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। भाई इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। मतलब मैं इस बात को फिर से एक बार लिख के देखता हूं, मैं इसको बार बार बोल रहा हूं कि ब्रोमीन ये है और वो टूट कर Br माइनस बना रही है और BrO3 माइनस बना रही है। ये जो ब्रोमीन है टोटल, इसके 2 हिस्से, एक ब्रोमीन OA की तरह बिहेव कर रही है, एक RA की तरह बिहेव कर रही है। जो OA की तरह बिहेव कर रही है वो खुद रिड्यूस हो रही है। तो आप चेक करिए, जो रिड्यूस होने वाली ब्रोमीन है वो कितना इलेक्ट्रॉन खा रही थी? 2, तो उसका एन फैक्टर 2 है। और जो RA की तरह बिहेव कर रही है वो 10। लेकिन जब आप ओवरऑल एन फैक्टर की बात करेंगे तो ओवरऑल एन फैक्टर इसका 5 by 3 निकल के आएगा। ये समझाना चाह रहा हूं।
आपसे ओवरऑल एन फैक्टर ही पूछा जाता, आपसे इंडिविजुअल नहीं पूछा जाएगा। मैं इंडिविजुअल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जो अब मेथड बताने जा रहा हूं इस तरह की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में इक्विवेलेंट्स निकालने का, एन फैक्टर निकालने का, वो तुम समझने की कोशिश करो। वो क्या है? वो ये है कि जब कभी भी कोई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए मैं H2O2 की लेता हूं, H2O2 डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है H2O और O2। अब जितना तुमने अब तक सीखा है जो ये आज की अभी हम जो बात कर रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन वाली, मान लो वो भूल जाते हैं। ठीक, इससे पहले जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज वगैरह, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सीखे थे, उसको यूज करके देखते हैं। तो सब लोग जरा देखो यहां पर हो क्या रहा है। ये जो ऑक्सीजन है ये -1 से -2 में जा रही है और 0 में जा रही है। अगर ये -1 से -2 में जा रही है तो ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगी, एक इलेक्ट्रॉन खा रही है, एक ऑक्सीजन। लेकिन है कितनी ऑक्सीजन? 2। तो अल्टीमेटली इसने कितने खाए? 2। यानी इसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन खा ली। यानी H2O2 वो जो रिड्यूस हो रही है उसका इनफैक्टर 2 आ रहा है। ठीक, अच्छा अब H2O2 जो ऑक्सीडाइज हो रही है उसकी बात करते हैं। ये -1 से 0 में जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा 2 ऑक्सीजन की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ रही है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है। ये चल रहा है। ठीक, अब आप समझिए कैसे इसका इनफैक्टर निकालना जा रहा हूं। ये कहते हैं जो ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट होगा ई नेट, इट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल इक्विवेलेंट वेट्स E1 + E2। जो ई नेट होगा इट विल बी E1 + E2। एंड व्हाट इज ई नेट? इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन नेट। याद है इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N1 जो पहला एन फैक्टर है, प्लस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N2। व्हाट इज N1 एंड N2? वो तो तुम यहां से दिखाई दे रहा है। एक बार रिडक्शन वाला इनफैक्टर देख लिया, एक बार ऑक्सीडेशन वाला इनफैक्टर दे दिया, दोनों ही n की वैल्यू 2 है। तो आप यहां वैल्यू पुट करके देखिए, m से m कैंसिल हो जाएंगे, 1/n नेट कितना आएगा? n नेट 1/2 plus 1/2 and this is 1. So n net is equal to 1 and this is the overall n factor of H2O। ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है जिसमें बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं ब्रोमीन का भी करके दिखाता हूं यहां वाला। सबसे पहले इसको समझो कैसे किया। यानी आपने सबसे पहले ये चेक कर लिया कि जहां रिडक्शन हो रहा है वहां कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। आपको दोनों एन फैक्टर पता चल गए। तो ई नेट इज इक्वल टू E1 + E2 करके आपने नेट एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। एक बार फिर से यहां करके देखते हैं ब्रोमीन वाले केस। ब्रोमीन वाले केस में अगर आप OA की बात करते तो एन फैक्टर 2 था, देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके देखो, यहां 0 है, यहां -1 है। कितने का चेंज? 1 का, एक ब्रोमीन की वजह से। और है कितने ब्रोमीन? 2। तो फिर एन फैक्टर आ गया आपका 2, यानी ट्रांसफर हो गया 2 का। इधर आते हैं, यहां 0 है, यहां 5 है, 0 से 5, 5 का चेंज, एक ब्रोमीन की वजह से। और है कितने ब्रोमीन? 2। तो यहां आपने 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर लिया। यानी यहां 10 छोड़ रहे हैं और यहां 2 आप ले रहे हैं। यानी आपको दोनों एन फैक्टर्स पता चल गए उन दोनों ब्रोमीन के जो OA और RA की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक, अब आपको जब दोनों एन फैक्टर पता चल जाएंगे N1 N2, तो आप फिर से ये वाली इक्वेशन यूज करके एन नेट कैलकुलेट कर लीजिए। देखो कैसे आ जाएगा, m/n नेट इज इक्वल टू m/ पहला एन फैक्टर 2 मान लेते हैं और दूसरा एन फैक्टर 10 मान लेते हैं। m कैंसिल हो जाएगा और आप एन नेट कैलकुलेट करके देखिए, ये 5/3 आ जाएगा। विदाउट यूजिंग एनी बैलेंसिंग आप आसानी से यह काम कर सकते हैं कि किसी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आप ई नेट इज इक्वल टू E1 + E2 यूज करके, ई नेट इज द नेट इक्विवेलेंट वेट, E1 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कंपाउंड इन फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और E2 आपका सेकेंड पोर्शन का इक्विवेलेंट वेट होगा। यानी आप ई नेट इज इक्वल टू E1 + E2 करके इक्वेशन बनाकर आसानी से एन नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और सब लोगों को यह फॉर्मूला तो पता ही है कि जो m ई नेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर से निकाला जाता है। और एन फैक्टर अगर एन नेट आपको चाहिए ओवरऑल तो उसको n मान लीजिए, और N1 N2 आपको आते ही है ट्रांसफर से देखना। यानी इस वाले से 2 आ गया, इस वाले से भी 2 आ गया, तो आपने दोनों 2 वैल्यूज पुट कर दी, m कैंसिल हो गया, एन नेट की वैल्यू आ गई। ऐसे यहां पर भी है, इधर वाले से 2 आ गया, इधर वाले से 10 आ गया ट्रांसफर। तो यानी एक N1 2 हो गया, एक N2 10 हो गया। आप N1 N2 की वैल्यू पुट करिए, mm कैंसिल हो जाएगा, n नेट आप सॉल्व कर लेंगे और ये n नेट की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। आपको रिएक्शन को बैलेंस तक नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हम कर करके देख रहे हैं। सब लोगों को समझ में आया? सबके समझ में आया? हाँ, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए भी भाई, पेपर तो तुम्हें भी देना है, किसी भी बोर्ड वालों के लिए। जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम है वो आप अपडेट कर लें एक बार, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको अभी और फिर से रिजॉल्व कर रहे हैं।
शाबाश, सब लोगों के समझ में आ रहा है। रचित के समझ में आया, मोहित गुड, आलम के समझ में आ गया, अर्नव, साहिल वेरी गुड। यानी कुछ लोग जिनको समझ में आ रहा है वो इसको समझें, और जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार बार रिपीट करके देखें। मैंने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर निकालने के दो तरीके बताए। एक तरीका, आप रिएक्शन लिखिए, दो हाफ बनाइए, दोनों हाफ को बैलेंस करिए, पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल लीजिए। दूसरा तरीका, कुछ मत करिए, आप एक तरफ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालिए, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालिए, n1 n2 पता चल गए, इक्वेशन में पुट करिए, m कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे n नेट निकल आएगा, कहीं झंझट ही नहीं करना इसके अंदर। ये सबसे अच्छा तरीका, शाबाश, वेरी गुड। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर निकालने के ये तरीके हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज की या कल की डीपीपी में एन फैक्टर्स और भी निकालें जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हो, या क्या अलग कुछ अलग टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही हो, तो उसमें भी एन फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे, तो मैं डीपीपी के अंदर वो वाले सवाल डालूंगा। मैंने पहले भी बताया है कि डीपीपी को बिल्कुल इस तरह से समझो जैसे क्लास में कुछ चीजें जो नहीं करवा पा रहे हैं या सवाल जो नहीं दे पा रहे हैं वो डीपीपी में डिस्कस कर लेंगे। अगर वो डीपीपी में आने वाले सवाल लंबी हुए तो मैं उनको छोटा दे दूंगा, यानी 5 सवाल कर लूंगा, 4 सवाल कर लूंगा, 3 सवाल कर लूंगा डीपीपी में। लेकिन क्लास का ही एक हिस्सा है वो, ये मान के चले कि क्लास 1.5 घंटे की ये प्लस आधे घंटे की वो या पौन घंटे की वो, ये मिलाकर हमारा 1 दिन का काम चल रहा है। आप उनको भी सिर्फ ये मत समझे कि सिर्फ सवाल आए वो हमने कर लिए, ना, उसमें भी मुझे अगर कुछ बताना हो या मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूं जो क्लास में नहीं समझा पाया, वो मैं डीपीपी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए डीपीपी को जरूर देखें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अब तो जो डीपीपी का लेवल चल रहा है वो तुमने देखा होगा, वो इंप्रूव होता चला जा रहा है। और जहां ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वहां पर, या जहां पर डीपीपी में ये सारे सवाल आने लगेंगे, वो और भी तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, क्वेश्चंस डीपीपी के इंक्रीज करेंगे जब हमें लगेगा ये कि क्वेश्चंस आसान है या ज्यादा लेंदी नहीं। अभी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करूंगा डीपीपी के अंदर जिसमें मुझे लगता है कि मुझे काफी कुछ बताना पड़ेगा, तो मैं क्वेश्चंस के नंबर्स कम भी कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को सवाल जरूर दे दूंगा कुछ और करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो 15 मिनट बाद आर्को सर थोड़ी देर के लिए तुम लोगों से बात करेंगे। तो मेरा सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं, हमारा मोल कॉन्सेप्ट 1 रहेगा पूरा पूरा, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो शुरुआत में आपने एन फैक्टर्स वगैरह निकालने, हल्के हल्के एसिड्स के, बेस के, या फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट हो गया, यानी जितना आपने आज की क्लास तक किया है उतना तो आप पढ़ डालिए, मेरा मानना यह है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है हम डिस्प्रपोर्शनेशन से रिलेटेड कुछ बातें या इस तरह के मुश्किल सवाल तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एन फैक्टर कैलकुलेशंस जितनी हमने कर डाली हैं उनको एक बार पढ़ लिया जाए। ज्यादातर सवाल मोल कॉन्सेप्ट 1 के होंगे, वो भी आसान ही लेवल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल नहीं होगा। प्रोटॉन्स का कैलकुलेशन, न्यूट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, मोलैरिटी निकालो, मोलैलिटी निकालो, कुछ स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड, मेरे इतने मोल, लिमिटिंग रेजेंट से रिलेटेड, इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। 20 सवाल बनाए जाएंगे, उसमें से 2-4 सवाल जो है वो हल्के से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। जो अगला टेस्ट होगा उसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ज्यादा डाला जाए, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद और को सर 15 मिनट बाद आपके साथ थोड़ी सी 2 मिनट की बात करने आएंगे, तो 15 मिनट बाद दोबारा लॉग इन करना, दोबारा सेशन मिलेगा नोटिफिकेशन। हाँ, अभी सेशन मिल जाएगा तुम लोग को नोटिफिकेशन के साथ, तो तुम लोग एक बार दोबारा लॉग इन करना आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है ना। तो आर्को सर को कुछ बात करनी है, तो उसके बाद चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। खूब मेहनत से तैयारी करो और कोशिश करो हर बच्चा पूरे में पूरे नंबर लेके आए, और बहुत दिल लगा के तैयारी करते हैं। और ये चीजें जो रह गई हैं, इनमें कुछ कमियां जो लग रही हैं वो हम डीपीपी डिस्कशन में भी पूरी कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।